Today we are discuss about IWRPM, Integrated Water Resource Planning and Management, SPP, Semester 7, Chapter number 3. That's name is Integrated Water Resource Planning and Management. In the SAM one shot lecture, इसमें हम लोग यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 ये चारों एक साथ डिस्कस करने वाले। हम लोग का पेपर 2 दिन बाद होने वाला है, इसीलिए वन शॉट रिकॉर्ड हो रहा है आज। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 और 6। तो ये हमारा 2019 और 2024 पैटर्न आज अगर आप देख रहे हैं तो आज 2019 के लिए है, और कभी और देखेंगे तो 2024 भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। बस यूनिट अभी 2024 में 5 कर दिया, इसमें 6 है, और 5 में ही सारे 6 यूनिट को ही मर्ज कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2019 वाले ही देख सकते हैं, सारे देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। वॉइस तो अच्छे से आ रहा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 एंड देन यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6। हम लोग का एक लेक्चर कब तक चलेगा ये हमें भी नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 to 3 आवर चलेगा, उतना में अपना सारे सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो हमारा यूनिट 3 का टॉपिक क्या है, पहले चैप्टर डिस्कस करते हैं। कंसिडरेशंस फॉर वाटर सप्लाई हेल्थ। तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कोई बता सकते हैं, इससे थोड़ा तो आइडिया आ रहा होगा। कंसिडरेशन फॉर वाटर सप्लाई एंड हेल्थ। तो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक का नाम है वो हम लोग देखते हैं। इस पे हमारा क्वेश्चन आता ही है एनसे में। फर्स्ट है, आप अपने सिलेबस को बुक को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी है। तो हम लोग इसमें हम लोग को पूछ रहे हैं, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है 6 या IWRPM का तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसका पैटर्न नहीं है। ए को अगर ऑप्शन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 1 का ए है, 1 का ए का ए मैं लिख दिया, 1 का ए, 1 का ए बी और 2 का ए बी,
ये आएगा 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, ऐसे करके आते हैं। तो 9 मार्क्स के लिए हम लोग को कंटेंट कितना लिखना पड़ेगा? पर 2 मार्क्स 1 पेज लिखना पड़ेगा। तो 9 मार्क्स के लिए 4.5 पेज लिखना पड़ेगा, मीन्स 4 पेज और एक आधा, इतना तो मिनिमम लिखना ही पड़ेगा। तो अपने पास कंटेंट रहेगा उतना तभी तो लिखेंगे। बट ये है इम्पोर्टेंस टाइप, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस पूछ रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी इज ए क्रूशियल प्रोसेस इन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? assessment of river water quality is crucial process, means crucial process in environmental engineering, hydrology and water resource मैनेजमेंट। तो एक क्रूशियल प्रोसेस है किसका? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा, मतलब मार्क्स ज़्यादा नहीं, मीन्स अच्छे से देते हैं। इसके बाद लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, जो हमारा वाटर क्वालिटी असेसमेंट है, जो इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द, कौन कौन से होते हैं प्रोसेस? फिजिकल, केमिकल और लास्ट में बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर वाटर टू डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करेंगे हम लोग? इट्स सुटेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ सुटेबल है, इट्स सुटेबिलिटी फॉर वेरियस यूजेस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सच एज लिखेंगे और लिखेंगे फर्स्ट में ड्रिंकिंग। अगर पेज बढ़ाना है तो ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टली नहीं लिख के हम लोग वर्टिकली लिखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे? इरिगेशन। थर्ड में क्या लिखेंगे हम लोग? इंडस्ट्री में हम लोग भी पानी का यूज करते हैं। फिर फोर्थ में पानी का कहाँ पे यूज नहीं होता है? इकोसिस्टम को सस्टेनेबल रखने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं। तो ये इतना हो गया, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी का ये थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू दे दिए। अब इसको इम्पोर्टेंस को डिटेल में अंदर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना पहले समझ में आ गया होगा, असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी एक क्रूशियल प्रोसेस है किसका? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या मॉनिटर और एनालाइज किए जाते हैं और किसके थ्रू? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग रिवर वाटर को कैरेक्टराइज करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग सुटेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, लाइक ड्रिंकिंग पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस और इरिगेशन पर्पस, इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, ये सब के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस, जो हमारा मेन रोल है।
तो अब हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस को। तो इम्पोर्टेंस में क्या लिखेंगे हम लोग? पहले द रिवर वाटर, द रिवर वाटर प्ले ए क्रूशियल या इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ज्यादा सुटेबल, मतलब याद भी रहेगा अच्छे से, इम्पोर्टेंट रोल सिंस सिंस टाइम इमोमोरियल, इमोमोरियल मीन्स बहुत पहले समय से, टाइम इमोमोरियल इन द, ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस टाइम इमोमोरियल इन द डेवलपमेंट ऑफ, in the development of human settlement, human settlement in, किस किस फील्ड में होगा? पहले एग्रीकल्चर, फिर किस में होगा? रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो वाटर का यूज करते हैं हम लोग। इन कल्चरल, कल्चरल एडवांसमेंट, लाइक जैसे कि कोई पार्क बना दिए, वहाँ पे भी पानी का यूज होता है वाटर फॉलिंग के लिए, ये सब के लिए। तो हमारे जो असेसमेंट है रिवर वाटर क्वालिटी के, असेसमेंट मीन्स इम्पोर्टेंस, असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी, क्वालिटी is important for following reason। तो फर्स्ट रीजन क्या है, कोई बता सकते हैं? हमारा फर्स्ट रीजन आ जाता है वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन, वाटर क्वालिटी, क्वालिटी वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन द इरिगेशन, सेकंड में क्या हो जाएगा? वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्री, थर्ड में क्या हो जाएगा? वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, फोर्थ में क्या हो जाएगा? वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। द रिवर वाटर क्वालिटी मॉडर्न रोल प्ले करता है, कब से? टाइम इमोरियल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन एग्रीकल्चर, इन रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन एंड इन कल्चरल एडवांसमेंट। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब जो रीजन्स हैं असेसमेंट के, तो असेसमेंट ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन्स। First is the water quality effects on irrigation. Second is water quality effects on the industry. And third is the water quality effects on environment. And the last is the water quality effects on the human health. अब इसको हम लोग बारी बारी से एक एक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 9 मार्क्स को क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसमें लिखना तो पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा क्या था? वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन, इफेक्ट्स ऑन इरिगेशन। तो इरिगेशन से क्या समझ में आता है? इरिगेशन से क्या समझ में आता है? खेती वेती, जहाँ पे हम लोग पानी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक
एग्रीकल्चर, वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन द एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे जैसे कि हम लोग सी वाटर जो हमारे ओशियन से वाटर होता है वो हम लोग खेत में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो साल्टी होता है वो, तो उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसके इफेक्ट क्या है अब वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके इफेक्ट्स देखते हैं इरिगेशन पे क्या होता है। तो पहले तो अपने को अच्छे से लिखे, मतलब ज़्यादा 9 मार्क्स का है तो पहले लिखेंगे वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स या वाटर क्वालिटी प्ले ए क्रूशियल रोल इन irrigation irrigation because बताइए कोई, it directly affects soil, बात को समझ रहे हैं ना, it directly affects on soil, सॉइल के किस पे, हेल्थ पे। अगर सॉइल पे इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा हम लोग को, वो अगर कोई हमारे पास पौधा है अगर सॉइल अफेक्टेड हो गया तो पौधे के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे हेल्थ पे भी। सॉइल हेल्थ, क्रॉप हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। समझे क्या? वाटर क्वालिटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इरिगेशन में, क्योंकि डायरेक्टली ये अगर वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा सॉइल के हेल्थ को, क्रॉप के हेल्थ को, और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, और पूरी मिट्टी को ही खराब कर देगा तो वहाँ पे कोई भी पौधे उगेंगे ही नहीं, तो उसका उर्वरा शक्ति जो है, इफिशियंसी है सॉइल की, वो बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वहीं पे यहाँ पे मतलब अब रिटन फॉर्मेट में लिख रहे हैं पुअर क्वालिटी irrigation water can reduce productivity and damage soil structure। समझे क्या? पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड डैमेज सॉइल स्ट्रक्चर। अगर पुअर क्वालिटी इरिगेशन में हम लोग पुअर क्वालिटी वाटर यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और को डैमेज ही करेगा, और क्या करेगा। अब देखिए इसमें पहला क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, पानी में क्या क्या इफेक्ट्स होंगे जिसके कारण ये डैमेजेस करेगा। पहला जैसे कि हमने बोला था वो सी वाटर को लिया था, दैट्स एग्जांपल 1, सैलिनिटी इफेक्ट। सैलिनिटी इफेक्ट क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर डिजोल्व साथ कोई भी पानी में मिला हुआ है तो क्या हो जाएगा, सैलिनिटी हो जाएगा, उसके पानी की क्षमता बहुत, मतलब क्या उसको डिजोल्वेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मेजर दवाई या एज ECM और तुर्बुदिटी, इससे मेजर करते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर सैलिनिटी होगा तो पहला तो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करेगा, फर्स्ट प्रोडक्टिविटी पे, रिड्यूस प्लांट एबिलिटी, तो आप जॉब पाते पहले एक खत्म कर देगा। इसको हम लोग मतलब एक भाषा में ऑस्मोटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, ऑस्मोटिक स्ट्रेस।
अब हमारा सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, जो हमारे लिप्स हैं वो क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, सूखने लगेंगे, बर्न, द लीफ बर्न, स्तंद ग्रोथ मीन्स ग्रोथ रुक जाएगा वहीं पे, एंड yield रिडक्शन, ये सब इफेक्ट हमारे होंगे जब हमारे इरिगेशन में हम लोग सैलिनिटी वाटर को यूज करेंगे। सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं सेकेंड में हम लोग देखेंगे पीएच इफेक्ट। अगर पानी का पीएच ज़्यादा है तो क्या होगा और कम है तो क्या होगा। तो हमारा आइडियली जो हमारा पीएच जो होना चाहिए इरिगेशन वाटर का वो कितना होना चाहिए, कोई बता सकता है? वाटर पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 to 8.4 तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम हुआ इस रेंज से तो हमारे इरिगेशन या हमारे क्रॉप्स को ये इफेक्ट कर, तो इफेक्ट ना हो इस, तो इसके लिए हम लोग इस रेंज में हम लोग पानी का यूज करेंगे। अगर अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम क्या कॉजेस करेंगे। अगर लो पीएच हुआ तो, हाई पीएच हुआ तो लो पीएच अगर हुआ तो जो हमारे पाइप्स हैं, जो हम लोग ट्यूबवेल हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, वो पाइप्स कोरोजन हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट लीचिंग। फिर अगर हाई पीएच होगा तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे आयरन आ जाते हैं, जिंक आ जाते हैं, ये सब की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो हम लोग को पानी और उतना ही यूज करना है। अब तीसरा एक और लिख देते हैं बस, अगर हम लोग अब यहाँ पे बस ये दो को ही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो अब हम लोग इसको तुरंत इंद करते हैं किससे, कंट्रोल। अब हम क्या करें, पहले तो इफेक्ट बता दिए, कंट्रोल मेजर्स अब हम लोग बता देते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, तो कंट्रोल मेजर्स क्या हो जाएंगे, यूज साल्ट टोलेरेंट क्रॉप्स। दूसरा में क्या हो जाएगा, अप्लाई जिप्सम फॉर सोडिक सॉइल। तीसरा में क्या करेंगे हम लोग, इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, न ज्यादा न कम। से फोर्थ में क्या करेंगे, पीरियोडिक लीचिंग विथ गुड क्वालिटी बस इतना करेंगे कंट्रोल मेजर्स। अब इसके बाद हम लोग तुरंत देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा है इंडस्ट्री पे जो इफेक्ट करता है। तो दूसरा वाला लिखेंगे वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्री। पहले ही हम बता देना चाह रहे हैं, इसमें जो हमारे IWRPM है इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं ही आते हैं, आते ही नहीं है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं आते हैं। तो जो न्यूमेरिकल के लिए कोई भी अगर आए हैं तो चले जाए, क्योंकि इसमें थियोरी इजी है, उतना कुछ
हाथ नहीं है, सिर्फ मतलब थोड़ा सा समझ लेना है और अपने से एक मतलब फ्रेम में उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर देना है, बस जो चेकर है उसको उतना ही चाहिए। अब इसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे क्या, ये भी ये क्रिटिकल फैक्टर इफेक्ट करता है। क्या क्या करता है, वाटर क्वालिटी इज crucial factor in industrial operational operations because water is used as a raw material। किसके लिए यूज करते हैं, यूजेज एज ए, ज़्यादा हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोग का भी टाइम अपने पास है नहीं अभी इतना ज़्यादा कि हम लोग मतलब लिख के इन डिटेल में तो हम लोग समझेंगे ही, बट लिख नहीं रहे हैं हम, आप सुनिएगा सिर्फ। यूजेस यूज्ड एज ए, किसके लिए, रॉ मटेरियल के यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग को फिल्टर वाटर, बिस्लरी का पानी जो है उसका रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रॉ मटेरियल। कूलेंट के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे हमारे पावर प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसको कूल करने के लिए हम लोग एज ए वाटर को कूलेंट की तरह यूज करते हैं, फिर सोलवेंट की तरह भी यूज करते हैं, फिर क्लीनिंग एजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। वाटर इज ए मल्टी फंक्शनल, मतलब ये है। अब हमारे पास पुअर क्वालिटी वाटर रहेगा तो क्या इफिशियंसी ये सबको कम करेगा ना, अगर कूलेंट करने की क्षमता हमारी 100% है, अगर हम लोग पुअर क्वालिटी वाटर यूज किए तो उसकी क्षमता 25% या 26% रह जाएगी, या 75 या 80%। जितना ज़्यादा पुअर क्वालिटी होगा उतनी ज़्यादा हमारी रिड्यूस इफिशियंसी हो जाएगी, कैन रिड्यूस efficiency, damage इक्विपमेंट को भी डैमेज कर सकती है ये। इक्विपमेंट इंक्रीज costs and effect प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट के क्वालिटी को भी ऑब्वियस है, अगर पुअर क्वालिटी यूज कर रहे हैं तो इफेक्ट करेगी। अब हमारा सेकंड इसी में क्या और क्या लिख सकते हैं, और हम लोग इसमें लिखेंगे क्या क्या काउज कर सकता है पुअर क्वालिटी, अगर पानी हम लोग यूज किए हैं क्या क्या हो सकता है, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। वही सब रहेगा, पीएच अगर ये हो गया कम हो गया तो ये होगा, ये सब। तो इसके कंट्रोल मेजर्स हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें एक और लिखेंगे पॉइंट, कंट्रोल मेजर्स करके, कंट्रोल मेजर्स। तो कंट्रोल मेजर्स में क्या जो हो जाएंगे, प्री ट्रीटमेंट उसको करेंगे। प्री ट्रीटमेंट में कौन कौन सा आ जाता है, प्री ट्रीटमेंट करेंगे तो प्री ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाता है, हमारा स्क्रीनिंग आ जाएगा, स्क्रीनिंग। फिर क्या आ जाएगा, सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन। और इसके बारे में दो दो लाइन लिख दीजिएगा, अपने आप 2 पेज हो जाएगा। फिल्ट्रेशन, फिर हमारे कौन प्री ट्रीटमेंट के बाद सॉफ्टनिंग होता है, तो सॉफ्टनिंग में हम लोग पानी को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, तो लाइम सोडा मिक्स कर दिए उसमें, आयन को एक्सचेंज कर दिए, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है एक्सचेंज कर दिए, ये सब कर देंगे। फिर केमिकल डोजिंग कर देंगे, क्लोरीन ऐड कर देंगे, ये सब कर देंगे। फिर हमारा लास्ट तीसरा में क्या आ जाता है, इफेक्ट्स ऑन वाटर क्वालिटी, इफेक्ट्स ऑन वाटर क्वालिटी, इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट करती है, ये हम लोग देखते हैं। वाटर क्वालिटी इफेक्ट इन्वायरमेंट में क्या क्या करेगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाटर क्वालिटी इज ए की फैक्टर कंट्रोलिंग द हेल्थ ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, soil, plants, wildlife and humans। क्या लिखेंगे,
एक की फैक्टर है हमारा, इट इज अ की फैक्टर, water quality is a key factor for controlling the health of aquatic ecosystem, soil, plants, and wildlife. एंड लास्ट में हमारे हम लोग आ जाएंगे ह्यूमन। तो क्या की फैक्टर्स इसके वाटर को लगते हैं, इज ए की फैक्टर कंट्रोलिंग द हेल्थ ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, सॉइल, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा डिग्रेडेशन, अगर वाटर क्वालिटी का हो जाएगा तो डिस्टर्ब क्या करेगी, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगी, लीड्स टू सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करेगी, जैसे कि हमारे जो एक्वाटिक लाइफ जैसे कि मछली ये सब हैं जो हमारे एक्वाटिक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ, एक पॉइंट और हम लोग लिखेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी disturb ecological balance and leads to serious environmental problem। पहला तो environmental problem क्या करेगा, इफेक्ट क्रिएट करेगा, इफेक्ट्स ऑन aquatic aquatic लाइफ। सबसे पहले इफेक्ट साला एक्वाटिक के लाइफों को करना शुरू कर देगा। तो एक्वाटिक लाइफ में क्या हो जाएगा, पुअर क्वालिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स रिवर, लेक्स एंड ओशियंस। ये तो आपको पता ही है। अगर वाटर क्वालिटी इफेक्ट हुआ तो एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट करने के लिए, एक्वाटिक लाइफ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रिवर, लेक, ओशियन, ये सब प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा पुअर वाटर क्वालिटी, पुअर वाटर क्वालिटी डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट रिवर, आप AFFECT भी लिख सकते हैं, लेक्स एंड ओशियंस। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, कैसे इफेक्ट करेगी वो हम लोग देखते हैं। पहले दियो मीन्स पता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर लो दियो काउज फिश स्ट्रेस एंड डेथ, लो दियो क्या काउज करेगी, फिश स्ट्रेस एंड डेथ को काउज करेगी। रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉल्यूशन एंड यूट्रोफिकेशन, ये सब हो जाएगा। फिर बी में हमारा आ जाएगा टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर रिड्यू, हाई अगर टेम्परेचर हुआ तो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा हम लोग को, क्या रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी। अब इस अगर ऐसा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गया तो जो अफेक्ट्स है फिश मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीदिंग वो हम लोग को कम जाएगा। उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर आ गए तो इफेक्ट करेगा। टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं हमारे, लीड हो गया, मरकरी, कैडमियम। तो ये सब हमारे जो हैवी मेटल हैं वो क्या कॉज करेंगे, हैवी मेटल्स कॉजेस बायो एक्यूमुलेशन। ये हो गया हमारा क्या इफेक्ट्स, अगर एक्वाटिक लाइफ पे कैसे कैसे इफेक्ट हो गया। तो
पहला डिसॉल्व ऑक्सीजन हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया, फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गया। अब हमारा क्या इफेक्ट करेगा, एक्वाटिक लाइफ हो गया, दूसरा में यूट्रॉफिकेशन आ जाएगा। यूट्रॉफिकेशन, तो यूट्रॉफिकेशन बहुत सिंपल चीज है। ये अगर एक्सेस न्यूट्रिएंट अगर हो गया ना, न्यूट्रिएंट मीन्स नाइट्रेट और फॉस्फेट अगर ज्यादा हो गया तो ये इफेक्ट्स कॉज करती है। कौन कौन से, एल्गल ब्लूम्स डिजीज हो जाते हैं, रिड्यूस सनलाइट पेनिट्रेशन के कारण होते हैं, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाते हैं, फिश किल्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ये सब हमारे यूट्रॉफिकेशन है। तो यूट्रॉफिकेशन पता चल गया आप लोग को। एक हम लोग को सिर्फ रखना याद, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, इससे आप लोग को वहां पे लिखना है 5 लाइन, ये दोनों बद से सिर्फ। फिर थर्ड में आ गया, किस पे इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट करेगा। कैसे करेगा, सेंसिटिव स्पीसीज डिसअपियर, डोमिनेंस ऑफ पॉल्यूशन टॉलरेंट स्पीसीज। अब हमारा आता है इफेक्ट्स ऑन सॉइल एंड वेजिटेशन, फिर ये सब है, बहुत सारे हैं, तो बहुत ज्यादा लिखना नहीं है हम लोग को। फिर हमारा तीसरा आ जाता है किस पे, तीसरा नहीं, तीसरा तो यही था, इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, एंड द लास्ट वन इज द, आवर आंसर इज इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। फोर्थ इज water quality, effects on human health। तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट करती है, फर्स्ट में हम लोग देख लेंगे। वाटर क्वालिटी हैज अ डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। कंटामिनेटेड और पुअर क्वालिटी वाटर कैन कॉज एक्यूट डिजीज, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड द लॉन्ग टर्म टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे कि हमारे क्या क्या हो जाएंगे, पहला तो वाटर ब्रोन डिजीज हो जाएगा, जो वाटर पानी के कारण हमारे जो रोग होते हैं वो होंगे पहले। तो इससे क्या क्या हो जाता है, ये क्यों होता है, बैक्टीरिया के कारण, वायरसेस के कारण, काउजेज बाई, काउजित दवाई, वायरस, वायरसेस, बैक्टीरिया, तो इससे क्या क्या हो जाते हैं, पानी के कारण आपको पता होगा टाइफाइड हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, क्लोरे क्लोएरा हो जाता है, डाइसेंट्री हो जाता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, पानी गंदा होने के कारण ये दोनों हो जाता है, पोलियो मार देता है। पोलियो में क्या होता है, एक हाथ जैसे मतलब कोई हाथ या कोई से भी एक मतलब अंग पे, हमारे शरीर के किसी भी एक अंग पे अगर पोलियो वो काम करना बंद हो जाता है। वो सब ये सब ही होते हैं। अब हम लोग वाटर क्वालिटी कितना मेंटेन करके चलेंगे, ये लास्ट पॉइंट इस वाले आंसर में लिखेंगे हम लोग। तो वाटर क्वालिटी हम लोग को कितना मेंटेन करके चलना है, कितना TDS अपने को रखना है, क्या कितना रखना है, वो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या इधर लिखते हैं हम लोग, पैरामीटर्स, और इधर क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेबल लिमिट, कितना हम लोग लिमिट तक जाएंगे। पहला हम लोग देखते हैं pH, फिर देखेंगे TDS, फिर देखेंगे फ्लोराइड कंटेंट, फिर देखेंगे नाइट्रेट्स,
फिर देखेंगे आर्सेनिक, फिर देखेंगे टोटल कॉलीफॉर्म, pH 6.5 to 8.5, फिर हो जाएगा ये 500 mg पर लीटर। ये हमारा कितना तक हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 0.01 mg पर लीटर, 0 पर 100 ml। तो ये हम लोग को इतना मतलब ऐसा पैरामीटर मतलब अरे पीने का पानी कहाँ तक होना चाहिए 6.5 to 8.5, TDS कितना मेंटेन हो जाए 500 mg पर लीटर, फ्लोराइड इतना, ये सब मेंटेन करके रखना है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है, ये भी हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में आते ही हैं, तो हम लोग ऐसा करें एक बार रिवाइज इसको कर लेते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं, क्या डिस्कस किए हैं, इम्पोर्टेंट असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी, रिवर वाटर क्वालिटी। तो इसके क्या क्या थे ये देख लेते हैं पहले। तो वाटर क्वालिटी में क्या क्या थे, वाटर क्वालिटी इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट, ये सब थे। इसमें हम लोगों ने बारी बारी से सबको देखा और थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज गेन किया, क्योंकि हमारे 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 4 to हाफ पेज लिखने पड़ेंगे। अब हमारा सेकेंड टॉपिक जो आता है वो आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड पॉल्यूशन। प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स देख रहे हैं किसके, सरफेस एंड ग्राउंड पॉल्यूशन के। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कर देखेंगे, वाटर ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे कितने प्रतिशत जो पानी है, जैसे ये हमारा 100% क्या है, ये हमारा अर्थ है, इसमें कितने परसेंट वाटर है, कितना परसेंट अर्थ है, और कितने मतलब एक तरह से देखें तो कितना परसेंट ड्रिंकिंग वाटर है, कितना परसेंट धरती वाटर है, वो देख रहे हैं। तो हमारे अर्थ पे 97% जो है वो सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट वाटर है। और सॉल्टी वाटर है मीन्स ओशियंस है, सीज हैं, सम लेक्स हैं इसी में, एंड ग्राउंड वाटर इसी में आ जाते हैं। मीन्स कितने परसेंट पानी है, 97% है पानी, जिसमें 2.4% जो हमारा है वो ग्लेशियर एंड आइस कैप है, और 0.5% जो है फ्रेश वाटर दैट इज अनअवेलेबल, टू फार अंडरग्राउंड और पॉल्यूटेड। और जो हमारा 0.03% है वो इतना परसेंट पानी जो है हम लोग पीने लायक है, 0.03%। 90% वाटर होते हुए हम लोग को पीने के लिए सिर्फ कितना है, 0.03%। तो इतना याद रखना जरूरी है। अब वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, तो वाटर पॉल्यूशन ये होता है, water pollution can be defined as the alteration in the physical, chemical or biological characteristic of water so that it either becomes health hazards or unfit for use। जो हमारे पानी हैं अगर हेल्थ हजार्ड्स कॉज करते और अनफिट तो यूज हैं तो उसको हम बोलेंगे वाटर ये पॉल्यूटेड है। फिर हमारा क्या आता है, वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज water pollution is the contamination of water bodies
यूजुअली एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो कंटामिनेशन मीन्स वाटर पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है हम लोगों के द्वारा ही क्रिएट होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, लाइक वॉशिंग, हैंड वॉशिंग, ये सब के कारण। वाटर बॉडीज इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं हमारे अर्थ पे? लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस हो गए, एक्वाफर एंड ग्राउंड वाटर, ये सब हमारे क्या हैं? सोर्सेस वाटर के। इसके बाद हमारा आ जाता है वाटर पॉल्यूशन रिजल्ट व्हेन कंटामिनेंट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। जब हमारे कंटामिनेंट्स नेचुरल इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? वाटर को पॉल्यूट कर देता है। फिर हमारे आते हैं क्या? वाटर इज टिपिकली रिफर्ड टू एज polluted when it is impaired by anthropogenic contaminants। कौन से contaminants? anthropogenic contaminants। इसके कारण रिफर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। वाटर इज टिपिकली रिफर्ड टू एज polluted when it is impaired by anthropogenic contaminants। समझ में आया? जो हमारे एंथ्रोपोजेनिक कंटामिनेंट्स है इसके कारण हमारे जो वाटर हैं वो पॉल्यूटेड होते हैं। ड्यू टू दिस कंटामिनेंट्स इट आइदर डज नॉट सपोर्ट ए ह्यूमन यूज। एक कंटामिनेंट्स के बाद हम लोग क्या पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते ह्यूमन यूज में, सच एज ह्यूमन का यूज क्या क्या है? ड्रिंकिंग वाटर करना, और undergoes a marked shift in its ability to support its biotic communities। biotic communities means जो पानी के अंदर रहते हैं, such as fish। फिर हमारा आ जाता है क्या? टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। तो वाटर पॉल्यूटेंट क्या हुआ, समझ में आया? अल्टरनेशन, अगर कोई पानी हमारा ह्यूमन यूज के लिए नहीं है और अनफिट फॉर यूज है तो उसको हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूटेड है। और ये हमारे वाटर पॉल्यूशन के वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं? लेक हैं, ये सब हमारे वाटर पॉल्यूशन के नहीं, वाटर के सोर्सेस हैं। और पॉल्यूशन कंटेमिनेटेड वाटर यूजुअली जो हमारे वाटर पॉल्यूटेड कैसे होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज जो डेली टू डेली लाइफ हम लोग में पानी का यूज करते हैं उससे हम लोग वाटर को पॉल्यूट करते हैं, और इंडस्ट्री वगैरह भी पॉल्यूट करती है। और इसके बाद हमारा आ जाता है ये जो वाटर टिपिकली रिफर टू एज पॉल्यूटेड व्हेन इट impaired by anthropogenic contaminants। ड्यू टू these contaminants, ये कंटेमिनेंट के कारण हम लोग क्या करते हैं? ये वाटर को हम लोग ह्यूमन यूज के लिए नहीं लेते हैं, सच जैसे कि हम लोग ड्रिंकिंग के लिए। अब इसके बाद हमारा आ जाता है और अंडरगो ए मार्क्ड शिफ्ट इन इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट इट्स बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटीज में क्या क्या आ जाते हैं? फिश आ गए, ये सब आ जाएंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के मेनली होते हैं। फर्स्ट इज द सरफेस वाटर पॉल्यूटेंट एंड द सेकेंड इज द surface water pollution, second is the underground water pollution। सरफेस मीन्स समझ में ही आ रहा होगा, सरफेस मीन्स धरती के ऊपर, धरती के नीचे। तो वाटर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ गेट्स पॉल्यूटेड, दैट इज कॉल्ड द सरफेस वाटर पॉल्यूशन, एंड द वाटर बिलो द अर्थ सरफेस गेट्स पॉल्यूटेड, दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो इतना तक समझ में आ गया होगा। तो ओमकार सर बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा।
तो भाई हमारी पढ़ाई की उम्र खत्म हो गई। तो ओमकार सर बोल रहे हैं पढ़ाई का उम्र खत्म हो गया है, तो हम ही लोग पढ़ते हैं अभी आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग को क्या करना है, प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स देने हैं किसके, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के। तो ये जो हमारे वाटर पॉल्यूशन के जो टाइप्स हैं उसी के हम लोग को प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल मेजर्स देने। तो देखते हैं, ये हमारा आ गया है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा मन 9 मार्क्स का पूछता है, तो थोड़ा क्या उसको बोलते हैं, 9 मार्क्स का पूछता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या आ जाते हैं। सोर्सेस क्या है पॉल्यूशन के, फर्स्ट इज द पॉइंट सोर्स, सेकंड इज द नॉन पॉइंट सोर्स, और थर्ड इज द नेचुरल सोर्स और द नेचुरल सोर्स और एंथ्रोपोजेनिक। 4 सोर्सेस हैं। सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन कितने हैं, टोटल सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट इज द पॉइंट सोर्स, सेकंड इज द नेचुरल सोर्स, second is the non-point, third is the natural, and the fourth is the anthropogenic. सोर्सेस। इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, डोमेस्टिक इफ्लुएंस, इंडस्ट्रियल, सरफेस बेस्ड, ये सब नहीं भी लिखे तो चलेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा पाथ है, थोड़ा पेज और आने एक्सटेंड करने के लिए लिखा गया। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हम लोग जो मेन पॉइंट हमारा है, इफेक्ट्स क्या होता है। तो इफेक्ट्स क्या है हमारे वाटर पॉल्यूशन के, तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा है इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हमारा वाटर पॉल्यूट हो गया तो एक्वेटिक इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं। पॉल्यूटेड वाटर रिड्यूसेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट एंड देयरबाय eliminates the sensitive organism like planktons, molecules and fish। समझ गए, जो हमारा वाटर पॉल्यूशन के कारण जो हमारे पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के जो कंटेंट होते हैं वो हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। तो वो रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है लाइक फिश, ये सब वो हमारे डेड हो जाते हैं। तो इससे हमारा नुकसान है ना। फिर और क्या है, पेस्टिसाइड्स डायरेक्टली एलिमिनेट सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं डायरेक्टली एलिमिनेट किसको कर देते हैं, सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। जो सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको पेस्टिसाइड जो है एलिमिनेट कर देता है। एल्गल ब्लूम, फिर आता है एल्गल ब्लूम इसी में। तो एल्गल ब्लूम क्या है, एल्गल ब्लूम वही एल्गी को बोलते हैं। फिर क्या है फोर्थ में, रिडक्शन इन द एरिया ऑफ वाटर बॉडीज इज इन द केस ऑफ द लेक। मीन्स एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, रिडक्शन इन द एरिया ऑफ वाटर बॉडी। जो हमारा वाटर बॉडी है वो रिड्यूस हो गया है किसके एरिया में। तो एक केस हम लोग लिए हैं, जो दल लेक हमारा है उत्तराखंड में, दल लेक इज सिचुएटेड इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड। इसके बाद डल लेक एरिया हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम, पहले वो 15 किलोमीटर के एरिया में था, कब था 1982 में, अब कितना हो गया 12 किलोमीटर ओनली बच गया है प्रेजेंट में। तो देख रहे हैं रिडक्शन कितना हो रहा है।
अब हमारा दूसरा क्या आ जाता है इफेक्ट। पहला तो एक्वेटिक हम देख लें, इफेक्ट्स ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गल ब्लूम हो गया, फिश कम हो जाता है डिजोल्व, ऑक्सीजन रिड्यूस होने के कारण जो सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं लाइक प्लैंक्टन्स, फिश, ये सब रिड्यूस हो जाते हैं। फिर जो हमारा पेस्टिसाइड्स है वो डायरेक्टली किसको एलिमिनेट कर देता है, सेंसिटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद हमारा इसमें क्या हम लोग देखें, एल्गल ब्लूम हो जाते हैं। एल्गल ब्लूम उसके बारे में देखें। फिर रिडक्शन इन एरिया के बारे में देखें, एक केस भी देखें हम लोग दल लेक का। पहले 1982 में 15 किलोमीटर तक था, अब हमारा प्रेजेंट में सिर्फ 12 किलोमीटर बचा है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं, इफेक्ट्स ऑन थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, वो जो पावर प्लांट्स जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, वहां से जो वाटर बॉडीज का पॉल्यूट होता है कूलेंट यूज में, कूलेंट यूज होने के बाद वो वैसा ही छोड़ देते हैं तो पॉल्यूट हो जाता है। तो उसी के बारे में देखा है। तो अब देखते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑन द थर्मल पॉल्यूशन, दी ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। इसमें क्या होता है, जो वाटर बॉडीज है उसको डी ऑक्सीजनेट किया जाता है। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। तो उसी तरह से डी ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर बॉडी। फिर हमारा सेकंड आ जाता है क्या, ट्राउट्स एग्स फेल टू हैच एंड सम फिशेस फेल टू स्पॉन। सेकंड ये हो गया। थर्ड में डिक्रीजेज फोटोसिंथेसिस रेट इन वाटर प्लांट। जो हमारे फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया जो होती है प्लांट के द्वारा, ये पानी देने के कारण उसकी क्षमता वो कम हो जाती है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इससे हमारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट होता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल क्रिएट हो गया। अब तीसरा हमारा आ जाता है इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पे इसका क्या इफेक्ट है वाटर पॉल्यूशन का, सरफेस वाटर और द ग्राउंड वाटर। तो इसके इफेक्ट्स हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक, जो डिजीज कॉज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, लाइक वायरसेस, बैक्टीरियाज, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज कॉज होते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोआ आर नोन एज पैथोजेंस and these pathogens are spreading disease directly among humans. It is a source of waterborne disease like this diarrhea, jaundice, cholera, typhoid, amoebiasis etc. तो ये सब जो हमारे हैं ह्यूमन हेल्थ में, तो डिजीज कॉज कौन कौन करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हैं, directly spreading disease in the human like the diarrhea, cholera, jaundice, typhoid etc. समझे क्या। जो हमारे मरकरी है, मरकरी के कारण हमारा कौन सा डिजीज हो जाता है, मीना माता डिजीज, जो हमारा कब आया था सबसे पहले 1952 में आया था, समझे। फिर आता है कैडमियम, कैडमियम के कारण क्या होता है, इताई डिजीज होता है। फिर तीसरा एक्सेस फ्लोराइड के कारण क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। तो पहला हम आपसे पूछते हैं मरकरी के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो होता है मीना माता डिजीज। अब होता है कैडमियम के तो इताई डिजीज, और एक्सेस फ्लोराइड के कारण क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। तो तीन हम लोग इफेक्ट्स देखे, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, इफेक्ट्स ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम और इफेक्ट्स ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। अब हमारा आता है कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हम लोग इसको कंट्रोल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहला जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से जो कूल हॉट वाटर शुड बी कूल्ड बिफोर रिलीज, जो हमारे गर्म पानी कूलेंट के से निकलते हैं उसको हम लोग ठंडे करके रिवर में छोड़ें। फिर दूसरा आ जाता है क्लीनिंग इन टैंक्स, स्ट्रीम्स एंड द रिवर विच
सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोहिबिटेड। जो हमारा वो सब जो हमारे ये सब इक्विपमेंट्स रिवर्स ये सब हैं मतलब पानी के सोर्सेस, उसको हम लोग एक प्रॉपर हर टाइमिंग पे एक उसको साफ करें, क्लीनिंग करें। फिर आता है जुडिशियस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स which will reduces their runoff and leaching. Domestic excessive use of fertilizers and pesticides should be avoided. तो जुडिशियस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल लाइक कौन सा होगा, पेस्टिसाइड जो है विच विल रिड्यूस देयर रन ऑफ को रिड्यूस कर देता है, एंड लीचिंग डोमेस्टिक excessive and use of fertilizer and pesticides shall be avoided. फिर आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इफिशिएंट यूज ऑफ एनिमल रेसिड्यूज एज ए फर्टिलाइजर। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करेंगे तो हम लोग मतलब पानी को पॉल्यूट होने से बचाएंगे। फिर हमारा आ जाता है यूज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट टू सप्लीमेंट टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर नाइट्रोजन इफिशिएंट प्लांट या फिक्सिंग प्लांट अगर हम लोग लगाएं तो हम फर्टिलाइजर को सप्लीमेंट कर सकते, बचा सकते। फिर प्लांटिंग ट्रीज वुड रिड्यूस पॉल्यूशन बाय सेडिमेंटेशन एंड विल आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। समझे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो कंट्रोल हम लोग वाटर पॉल्यूशन को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद थोड़ा और है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, फॉर द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर एंड टॉक्सिक कंपोनेंट शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रेनिंग इनटू द रिवर, लेक एंड सीज। जो हमारे फॉर कंट्रोल हम लोग करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट को एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स को, जो हम लोग रिवर में छोड़ेंगे ये सब से निकलने वाले, उसको प्यूरिफाई करके हम लोग एक बार पिए ड्रिंकिंग वाटर या कहीं पे भी जो यूज करें तब। फिर हमारा आ जाता है दूसरा, वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो हमारे वेस्ट वाटर हैं उसको हम लोग ट्रीट करेंगे कौन सा प्रोसेस से, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग ये सब हो जाता है। फिर ऑयल स्पिल्स इन वाटर शुड बी क्लीन्ड बाय सुटेबल मेथड। जो हमारे ऑयल या ग्रीस जो हमारे सरफेस पे वाटर के सरफेस पे रहते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल मेथड से रिमूव करें। फिर वाटर हाइसनेथ कैन प्यूरिफाई वाटर बाय टेकिंग टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स, उसके साथ हम लोग कर सकते हैं। फिर हमारा आता है इसका थर्ड या मतलब इसके आगे का टॉपिक, कोस्ट इफेक्टिव वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर बेसिन्स। जो हमारे बेसिन्स होते हैं उसके वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कोस्ट इफेक्टिव वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर बेस मतलब तैयार करना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, कोस्ट इफेक्टिव वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉर किसके लिए,